बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स और किडनी हेल्थ, और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से बहुत सारे जो सवालात हैं लोगों को जहन में गर्दिश करते रहते हैं कि ट्रांसप्लांट का बेहतरीन वक्त कौन सा है, मतलब किस टाइम पे हम ट्रांसप्लांट कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या डायलिसिस शुरू होने के बाद ट्रांसप्लांट होना चाहिए, या डायलिसिस शुरू होने से पहले ट्रांसप्लांट होना चाहिए, या क्रेटिन कितनी हो तो ट्रांसप्लांट हो सकता है, किस उम्र की हद तक हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्या हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी हो उसमें ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं हो सकता, या खुदा न खासा किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसमें ट्रांसप्लांट का क्या स्टेटस होगा। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके सारे जो आपके सवालात हैं इनका जवाब देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांसप्लांट का आइडियल टाइम या आइडियल वक्त क्या है। ट्रांसप्लांट अगर तो आप जितनी जल्दी करवा लें, यानी कि किडनी के स्टेज 5 जब स्टार्ट हो जाता है, किडनी का फंक्शन 15% से जब नीचे आ जाता है, तो उसके बाद आप जितनी जल्दी ट्रांसप्लांट करा लेंगे उतना आपके मरीज़ के लिए बेहतर है। अगर डायलिसिस शुरू करने से पहले ही हम ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं तो हम इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट। तो प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट्स उससे कहीं बेहतर हैं कि हम पहले डायलिसिस स्टार्ट करें और फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। और अगर डायलिसिस स्टार्ट हो भी गए हैं बिलफर्ज, तो आप डायलिसिस स्टार्ट होने के जितनी जल्दी बाद ट्रांसप्लांट करा लेंगे उतना ही बेहतर है। और सेकेंडली इसमें ये होता है कि जो पेशेंट हैं जिनमें खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, तो उन लोगों के अंदर ट्रांसप्लांट हो सकता है। उसमें हमें सिर्फ देखना ये होता है कि जिगर का जो स्टेटस है वो क्या है। क्या जिगर के ऊपर एडवांस डिजीज़ की असरात तो नहीं आना शुरू हो गए, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस जिगर की सोजिश की वो कंडीशन है जिसके अंदर जिगर के ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे आना शुरू हो जाते हैं। अगर तो जिगर के ऊपर वो धब्बे आना शुरू हो गए हैं और वो भी अगर इब्तदाई स्टेज में हैं तो यस, हम अभी भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो धब्बे सेकंड या थर्ड स्टेज के ऊपर चले गए हैं, या उसकी वजह से जिस्म में पानी पड़ गया है, जो उसकी जो एक खून की शरेआन होती है जो उसको तिल्ली से जोड़ती है वो सूजना शुरू हो गई है, तो उस स्टेज के अंदर हम हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज़ों को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। हाँ जी, यहाँ पे इसमें एक जो चीज़ जानना वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है तो हेपेटाइटिस का बी का इलाज पहले मुकम्मल करने के बाद फिर पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है खुदा ना खास्ता, तो हेपेटाइटिस की सी के साथ ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उसके अंदर हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट के मुकम्मल होने का वेट करना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह अगर पेशेंट को खुदा न खास्ता कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके अंदर देखना पड़ेगा कि जो हार्ट का फंक्शन है वो कितने परसेंट है। अगर तो 40% से ऊपर हार्ट उसका काम कर रहा है और उसकी दिल की धड़कन बेतरतीब नहीं है, दिल की धड़कन ठीक है, 40% से ज़्यादा उसका हार्ट काम कर रहा है और पिछले 6 महीने के अंदर उसको किसी किस्म का कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया, तो फिर हम उस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की तरफ ले जा सकते हैं। इसी तरह अगर खुदा न खासा किसी पेशेंट को कोई फालिज का मसला हो गया तो वो एक आइडियल कैंडिडेट नहीं है। अगर तो फालिज के मसले के बाद वो अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी करना शुरू हो गया है तो फिर तो हम उसको ट्रांसप्लांट की तरफ ले जा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लास्टली फिर ये है कि अगर किसी पेशेंट को कोई सांस का मसला है, फॉर एग्जांपल किसी को पहले टीबी का मसला रहा है या किसी को सांस का मसला है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमने उसका फिर जो फेफड़ों का फंक्शन है उसको देखना है, उसको असेस करना है कि जो फेफड़ों का फंक्शन है उसकी ज़िंदगी पे किस हद तक असरअंदाज हो रहा है। अगर तो इस हद इतना ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है कि उसकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है वो इफ़ेक्टेड है और हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि गुर्दे के ट्रांसप्लांट के बावजूद भी वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएगा, तो फिर हम उस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं लेके जाते। लेकिन अगर किसी को खुदा न खास्ता कभी कोई टीबी रही है या अभी भी टीबी है, तो हम टीबी का इलाज करके उसके चेस्ट का इन्फेक्शन सेटल करके फिर हम उसको ट्रांसप्लांट की तरफ ले जा सकते हैं। अब उसके बाद जो सबसे अहम क्वेश्चन है कि कौन सी एज तक ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो इसके अंदर एज की कोई लिमिट नहीं है। इसके अंदर देखा ये जाता है या इसमें कहा यह जाता है कि हम एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करते हैं मरीज़ की, कि बिलफर्ज अगर एक मरीज़ है उसको हम सारी उसकी
कोमोबिडिटीज़ देखे कि उसमें कौन कौन से मसले मसाइल चल रहे हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का मसला है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। अगर किसी भी मरीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेटेड 2 साल से ज़्यादा बनती है तो वो जो शख्स है वो ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट है, उसका ट्रांसप्लांट हो सकता है। अब इसमें जो ये कुछ अहम बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब इसमें एक जो क्वेश्चन है जो सबसे कॉमन है कि कौन गुर्दा दे सकता है, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो सबसे जो अहम ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करे। यानी कि ब्लड ग्रुप मैच करने का ये एग्जैक्ट मतलब नहीं है कि दोनों का ए पॉजिटिव है या दोनों का बी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर दोनों ब्लड ग्रुप एग्जैक्ट मैच नहीं करे तो जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप वो है जो रेसिपिएंट को, यानी जिसको गुर्दा रखना है, उसको खून का अतिया दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी रेसिपिएंट का जिसको गुर्दा लगना है उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और जो उसका डोनर है उसका ओ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वो उसको खून का अतिया दे सकता है। इसी तरह वो उसको गुर्दे का अतिया भी दे सकता है। इसके आगे जो जेनेटिक मेकअप है वो एक अलहदा से एक जो बात है, उसके लिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है कि ब्लड ग्रुप मैच कर जाए, क्रॉस मैच हो जाए और ब्लड कंपेटेबल हो तो हम उसको आगे वर्कअप करके ट्रांसप्लांट की तरफ ले जा सकते हैं। आखिरी बात जो इसमें यहाँ पे मैं इस वीडियो को का इख्तिताम करूँगा उसके साथ, वो ये है कि इसकी सक्सेस रेट क्या है। इसका सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। तो 90% से ज़्यादा जो इसमें जो लोग हैं जिनको गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया जाता है एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, जो उनकी उस लाइफ के करीब तर होती है जिसमें उनका अपना गुर्दा काम कर रहा होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जिसको मैं हाईलाइट करना यहाँ पे लाजमी और ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ट्रांसप्लांट के बाद कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। इसको थोड़ा सा ना समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो दवाइयों की मिकदार है वो आने शुरू के 6 महीने में ज़्यादा होती है, साल के बाद थोड़ी कम हो जाती है और तकरीबन आप ये समझ लें कि साल 1.5 साल के बाद बिल्कुल आप 1 या 2 गोली के ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल आप एक नॉर्मल लाइफ के करीब तरीन ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। डेफ़िनेटली ये एक बिल्कुल चंद चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस की हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ट्रांसप्लांट के हवाले से, तो जो आप अपनी राय का इज़हार करें कमेंट सेक्शन में, जो क्वेश्चन हैं वो भी हमें आप दर्ज करें। इंशाल्लाह आपके सवालात का हम आने वाली वीडियो में जवाब देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।